आपका आंसर 4 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये एक क्रीम आंसर है, मतलब इसमें नंबर नहीं काट सकता कोई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक वन शॉट सॉल्यूशन है उन सभी बालकों के लिए जो कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज के आंसर राइटिंग या पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। देखो, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कितना ज्यादा आता है इससे आपके नंबर कभी नहीं आएंगे। आप उस चीज को कितना बेहतर तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे आपके नंबर आएंगे। करीब 10% का डिफरेंस क्रिएट आप कर सकते हो अगर आपको आंसर राइटिंग की कला के बारे में पूरी जानकारी है। तो आज की वीडियो आपको ये 10% मेरी तरफ से गिफ्ट देने वाली वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाल को हम अपना ट्रेडिशन उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से हर बार करते हैं। एक प्यारा सा लाइक और एक दिल भरा कमेंट जल्दी से कर दो ताकि हम इस वीडियो में बहुत खुश होकर शुरुआत कर सके। आज की वीडियो को मैंने 3 डिफरेंट टुकड़ों के अंदर बांटा है। सबसे पहला टुकड़ा जो होने वाला है वो है बेसिक चीजें, यानी कि कैसे आंसर को लिखते हैं, कितना आपको लिखना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस प्रकार से मार्क्स को बढ़ाया जाता है। दूसरा जो पार्ट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं 6 ऐसी टेक्निक खोज कर लाया हूं जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देगी इन बिजनेस स्टडीज। हर एक टेक्निक को हम लाइव चेक भी कर रहे होंगे, यानी कि वो टेक्निक दिखती कैसी। जैसे मेरी 30 नंबर की टेक्निक है एनहांसिंग टेक्निक, तो वो एनहांसिंग टेक्निक कैसी दिखती है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बस आपके आंसर को हल्का सा टिल्ट करेंगे और जो आधा नंबर टीचर काटने की सोच रहा है वो नहीं कटने देंगे, क्योंकि वो आधा नंबर भी हमारे लिए जरूरी है। जब आपको आंसर आता है तो पूरे आने चाहिए नंबर, नहीं आता तो बात अलग है, बट इफ यू नो द आंसर तो 4 का है तो पूरे 4 ही मिलने चाहिए, आधा भी नहीं कटना चाहिए। एंड एट लास्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। क्या है भैया? स्ट्रक्चर। हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसके सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको यह समझाता हूं कि भाई कैसे एक आंसर को लिखना चाहिए। इसका 1 नंबर होता है, इसके 2 नंबर होते हैं, इसका 3 नंबर होता है, एंड एट द एंड ये पूरे 6 नंबर ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे और उसका आंसर भी आपको बताऊंगा उस स्ट्रक्चर के अंदर पुट ऑन करके। तो इन शॉर्ट ये वीडियो में सब कुछ है, जो कुछ भी ढूंढ रहे हो सब कुछ है। बस कान में ईयरफोन लगाओ, अपने दोस्तों के साथ को शेयर करो और चलिए शुरुआत करते हैं विद बेसिक आंसर राइटिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। देख बेटा, बिजनेस स्टडीज क्या है? सादा भाषा में बोले तो आपके एक्सप्रेशन करने का तरीका। तो इन ऑर्डर टू राइट आंसर इन बिजनेस स्टडीज कुछ चीजें आपको दिमाग में बिठानी चाहिए। देखो, सबसे पहली सबसे जरूरी चीज, ये लोग ओवरलुक करते ही करते हैं सारे बच्चे। मैंने आपको बोला एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का है। फर्ज कीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम 5 फीचर लिख देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो मिल जाएंगे, बट 100 में से शायद 30 बार ही मिलेंगे, 70 बार ही आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये कटने के 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, अपन भगवान तो है नहीं, छोटी मोटी गलती अपने से हो सकती है। तो अगर यहां पर किसी भी एक पॉइंट पे छोटी सी गलती हमारे से हो गई तो उसकी भरपाई करने के लिए क्या मिलेगा? और ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर 5 की जगह मैं 6 एक्सप्लेन कर आऊंगा, इतना टाइम तेरे पास नहीं होगा। यहां पर आपको जो एक काम करना है वो है इंट्रो। जब भी आप किसी भी चीज के फीचर लिखते हैं, इंपॉर्टेंस लिखते हैं या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हो तो उससे पहले 2 लाइन के अंदर उसका इंट्रो लिख दीजिए। जब आप उसका इंट्रो लिखते हैं तो टीचर को एक बेस बनता है, कहानी की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर यहां 5 में से 4.5 आपके आ रहे होंगे तो वो आधा नंबर आपका इंट्रो हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये इंट्रो क्या होता है? इंट्रो ये बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के 5 फीचर पूछे, जॉइंट स्टॉक कंपनी की 2 लाइन में डेफिनेशन डाल दो। जॉइंट स्टॉक कंपनी रेफर्स टू फलाना, 2 लाइन में डाली, उसके बाद लिखे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और फिर अपने 5 फीचर लिख दिए। इससे आपके 2 लाइन की राइटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर वो जो आधा नंबर आपका कट रहा है ना, वो आधा नंबर आपको खुश मिजाजी में मिल जाएगा। समझ में आ गया? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बच्चे 100 में से मैं मानता हूं 90 बच्चे ओवरलुक करते हैं, क्या है वो? ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मानिए अपन ये 5 फीचर की बात करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको पहला फीचर है जो बहुत अच्छे से आता है तो वो 1 2 3 4 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा फीचर जो है वो उनको थोड़ा कम आता है तो 1 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा फीचर जो उनको आता है वो 1 2 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि आपका अध्यापक आपको पूरे नंबर देगा? मैं हूंगा अगर आपका अध्यापक तो मैं आपको पूरे नंबर नहीं दूंगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है ऑलवेज यूज इक्वल एक्सप्लेनेशन। मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक्सप्लेनेशन दो। यानी कि अगर इसमें 5 लाइन है तो फिर वाक्यों में 5 ही दो।
अगर इसमें 3 लाइन दे रहे हो तो इसमें भी 3 दो, इसमें भी 3 दो। ऐसा आपको सेम मार्क्स वाले क्वेश्चंस के साथ भी करना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हुए मिलते हैं कि सर है ना 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, एक मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो मुझे बहुत अच्छे से आता है उसको मैंने एक पूरे पन्ने के अंदर एक्सप्लेन कर दिया और एक अलग से और पन्ना ले लिया, 1.5 पन्नों में एक्सप्लेन कर दिया। और जो मुझे अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता उसको 4 लाइन में लिख दिया। सोचो, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दोनों के मार्क्स सेम है। टीचर को समय नहीं लगेगा ये अंदाजा लगाने में कि आपको ये आता है और ये नहीं आता, और ऑटोमेटिकली बस इसको देख के मैं आपका आधा से 1 नंबर काट सकता हूं एज अ टीचर। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन भी अप्रोक्सीमेटली सेम देनी है, और साथ साथ में जो सेम मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, मान लो आप 7 लाइन के अंदर 8 लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो कोशिश करो कि 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन का आंसर करीब 7 से 8 लाइन के अंदर दो, सो दैट इट रिप्रेजेंट कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ना वो बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज जो बिजनेस स्टडीज में आपको ध्यान रखनी है वो है कितना लिखना है, यानी कि हाउ मच टू एक्सप्लेन। देखो पहले अपन बात कर रहे हैं बेसिक चीजों की, उसके बाद अंदर चलेंगे हाउ टू एक्सप्लेन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे बच्चे का सामने सवाल आता है, सर बिजनेस स्टडीज है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कितना लिखूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कितना लिखूं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बिजनेस स्टडीज में बच्चों के नंबर इसलिए नहीं कटते कि वो कम लिख के आते हैं, बल्कि इसलिए लिख कटते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिख के आते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं एंड आपको पता है कि हर पॉइंट का 1 नंबर है, जैसे 5 फीचर और जॉइंट स्टॉक कंपनी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आता है कि हर पॉइंट का 1 मार्क है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो ये आपने लिखी हेडिंग, ठीक है, चाहो तो यहां से लिखो पर मैं यहां से लिखना प्रेफर नहीं करता हूं। अगली लाइन पे आप 1 2 2.5 और 3 लाइन, बस इससे ज्यादा की एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है अगर आपको 1 मार्क के अंदर लिखना है तो। यानी कि 5 फीचर है, 5 नंबर है, तो हर फीचर के अंदर बस इतना ही एक्सप्लेनेशन आपको देना है। कुछ बच्चों का होता है कि सर है ना वो यहाँ आगे से लिखना चाहते हैं, देखो मैं प्रेफर नहीं करता हूं आगे से लिखना, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा होता है। तो ये लिखना चाहते हो तो ले ऐसे लिख लो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, समझ में आ गया। चौथी और अंतिम चीज जो आपको बिजनेस स्टडीज के आंसर में हमेशा नंबर ला के देगी वो है एक फॉल्स इमेज। क्या है बेटा, वो है एक फॉल्स इमेज। पहले लिख लेता हूं फिर बताता हूं। फॉल्स इमेज, इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगी है, तो हर एक चीज जो मैं यहां बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। फॉल्स इमेज का मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऐसा रहता है कि टीचर को आप रोल नंबर है भाई ठीक है, हमने नहीं देखा कि क्या बच्चा है, अब 12th क्लास यानी कि कोई और टीचर चेक करेगा, 11th आपकी स्कूल टीचर ही चेक कर रहे हैं, बट स्टिल आपकी कॉपी देखने के बाद उन अध्यापक को लगना चाहिए अरे यार ये तो यार बहुत सॉलिड आदमी। अच्छा हो सकता है कि आप इसने ना क्लास में ध्यान नहीं दिया हो पर इसके आंसर शीट तो बहुत अच्छी है। तो आपको अपनी आंसर शीट को जितना बेहतर बना सकते हो, जितना बेहतर दिखा सकते हो, उतना बेहतर दिखाना है। यानी कि नीट एंड क्लीन काम करना है, जहां जरूरत लगे वहां आपको डायग्राम का यूज करना है। डायग्राम का मतलब आदमी औरत मत बनाने लग जाना, डायग्राम का मतलब बेसिकली तुमने चार्ट्स बना दिए, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर दिया। देखो जैसे मान लो प्रिंसिपल्स पूछे आपसे इंश्योरेंस के, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे 5 को कहीं कहीं इन चीजों का इस्तेमाल कर लिया ताकि आपके नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। इंट्रो लिखना है, इक्वल एक्सप्लेनेशन देनी है, कितना एक्सप्लेन करना है 3 लाइन का, और एक फॉल्स इमेज क्रिएट करनी है अध्यापक के ऊपर कि हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो भी आपके आंसर शीट में ऐसा दिखना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब अपन डाइव इन करते हैं और उन 6 टेक्निकों को पढ़ते हैं जो कि लिखने में हमारी मदद कर रही होगी। ठीक है, ये तो हो गया बाहर बाहर से कि कैसा प्रेजेंट करना है। अब अंदर माल भरते हैं। देखो बिजनेस स्टडीज में एक चीज और याद रखना आपको, सेम हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है, रिलेटेबल हेडिंग लिख लो चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किताब की नहीं उठा के लिखनी है। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखो, जिनको भी नोट्स चाहिए प्रॉब्लम है बेटा 7690041256 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई लिख के भेज दीजिए। आपको जिस भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है कक्षा 11वीं के लिए मैंने सब कुछ बना रखा है, वो सब आपको उस मैसेज के अंदर में एक सिंगल लिंक दूंगा जहां से आपके लिए वो पूरी दुनिया खुल जाएगी। कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ में 1 शॉट 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन सब कुछ अवेलेबल है। डू चेक इट आउट, इस नंबर पर हाई लिख देना। ठीक है, तो ये 6 टेक्निक मैं यहां निकाल कर लाया हूं, वर्ड ब्लॉकिंग, क्लियर आउटपुट, चार्ट मेकिंग, एनहेंसिंग डिफरेंस बिटवीन एंड प्रोसेस राइटिंग। ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लिखने के तरीके हैं, कैसे नंबर बढ़ाएंगे। देखो ये सब नंबर बढ़ाने के तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन पहली टेक्निक जो कि है वर्ड ब्लॉकिंग। वर्ड ब्लॉकिंग का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है, आपने जिस चीज को हेडिंग में लिख दिया आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करोगे। मतलब अगर आपने लिख दिया है रेगुलर बेसिस, तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में
ये रेगुलर बेसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, कुछ और करते जाओ। रेगुलर बेसिस इस्तेमाल नहीं करोगे। सर फिर मतलब क्यों नहीं करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। हमने बचपन में एक्सप्लेनेशन देखी है, हेंस इट इज नोन एज, हेंस इट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास एट द एंड होना चाहिए। हम लिख सकते हैं हेंस वी कैन से दैट बिजनेस हैज टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे ही आपने सेम शब्द लिख दिया ना जो यहां लिखा हुआ है, आप ब्लॉक हो जाओगे, आपके लिए अगली लाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हम उसके रिलेटेबल वर्ड को ढूंढें। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? तो वर्ड ब्लॉकिंग का मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अपनी क्वालिटी को बूस्ट कर ले। ये वही नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 769 वाले नंबर पे, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस, लिखा हुआ है वन सिंगल ट्रांजेक्शन, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा क्वालिटी बढ़ाना। वन सिंगल ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। ये मैंने छोटा सा बस आपको दिखाने के लिए एक लाइन दिया है। रेगुलर बेसिस को हमने कैसा लिखा? रेगुलर बेसिस वर्ड यूज नहीं करा, हमने कहा कि वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी डन या कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, इवन हम उसको प्रॉफिट में सेल कर दे तो भी, बिकॉज द बिजनेस हैज टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। फाइंडिंग करने के लिए आपके पास वो शब्द होना चाहिए, इसलिए कोशिश करो कि हम रिलेटेबल डेट, जैसे रेगुलर बेसिस को बोला सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं होता बिजनेस का, घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, आपका काम हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इजी है, आसान है। ठीक है, अब देखो एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिस्क, ये हमारा था पॉइंट, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी? रिस्क है तो इश्क है, थोड़ा सा एक फेज बना दिया, उसके बाद तो हमें लिखना ही है। देखो रिस्क इज रिलेटेड टू मेनी फैक्टर्स, और कौन कौन से हैं वो सब अपन ने दे दिया। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से वर्ड ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करोगे, सेम वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए? वर्ड ब्लॉकिंग का यूज करो, आप बहुत बढ़िया तरीके से 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन बना सकते हो। चाहो तो नोट्स ले लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो है ना उसमें आंसर भी है, वहां से देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका क्लियर आउटपुट। देखो एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उनको ऐसे 40-50 कॉपियां चेक करना। हमारे अध्यापक ने एक बार हमें बताया था कि अगर आपको बहुत बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एग्जामिनर के पास बिल्कुल समय नहीं है, उनको फटाफट कॉपी चेक करके घर जाना है, बस यही आपको यूज करना है। अब मैं आपको एक आंसर दिखाने जा रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखना और उससे बताना मुझे कि भाई इसमें क्या पूछा गया होगा। सिर्फ आंसर दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं। ये लो, क्या पूछा गया होगा इसमें, आप बहुत आसान से बता सकते हो। सर इसके अंदर है ना, मुझे इंडस्ट्री दिख रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बताइए, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बताइए, हो सकता है सर। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है सर यहाँ पर, मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे स्टिल बाहर से ही दिख रहा है कि आंसर में क्या बताया गया है। आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कोशिश करो कि आपके एग्जामिनर जो है कॉपी चेक जो कर रहे हैं वो अंदर जाने की जहमत ही नहीं उठाए। अरे यार ये तो देख, अच्छा जो जो पता है वो बड़ा बड़ा लिख दिया, इसने क्लियर कट लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा इस्तेमाल कर लो, चाहो तो ब्लॉक वर्ड्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सब कुछ कैपिटल में लिख दो, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, या ऐसा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए कि अलग से दूर से दिख जाए, अच्छा इसका मतलब तो ये है, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, एग्जामिनर को अंदर ना जाना पड़े, बस बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरी टेक्निक जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है चार्ट मेकिंग, बहुत कॉमन है बिजनेस स्टडीज के अंदर। जहां भी आपको फीचर्स पूछे गए हैं, जहां भी इंपॉर्टेंस पूछी गई है, आप कोशिश करो कि उसका एक छोटा सा चार्ट बना दो। बच्चे कहते हैं सर चार्ट में मैंने 5 लिख दिया, वो 5 में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो चार्ट के लिए जगह छोड़, पहले 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, फिर उनकी हेडिंग उठा के चार्ट बना दे। चार्ट शुड नॉट बी वेरी फैंसी, चार्ट शुड बी वेरी इजी लाइक दिस। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाई प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज व्हाई प्रॉफिट इज कंसीडर्ड टू बी ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो मुझे पता है कि मुझे इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, 1 2 3 4 5, और इसके नीचे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फालतू की जो भी एक्सप्लेनेशन मेरे को देनी है मैं वो दे रहा हूँ। बट यकीन मानिए एग्जामिनर इतनी जहमत नहीं उठाएगा, और यार ये ठीक है चलिए ये दे दिया, चलो हो गया नंबर। सिर्फ इतना भी कर दिया ना तो 5 में से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आराम से, सिर्फ इसके 2 मार्क्स मिल जाए। उसके बाद 3 नंबर आपकी एक्सप्लेनेशन के होंगे, और एक्सप्लेनेशन में वर्ड ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करो, देखो कैसे नंबर आएंगे। ठीक है, चलो चौथी टेक्निक है मेरी, सो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इनहेंसिंग टेक्निक। इनहेंसिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, पुनः दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही कर डाला। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का मतलब क्या है, देखना जो मैं करने जा रहा हूं। देखो यहां पर इस इनहेंसिंग टेक्निक में मैंने 2 अलग अलग एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया। पहला एग्जांपल जो मैंने यूज किया है, ये हमने सेकेंड इंडस्ट्री के पार्ट्स में दिया था, देखो कितना बेहतर है, कितने साला शानदार तरीके से हमने अपनी बात को कह दिया।
दूसरा एग्जाम्पल ये है, मान लो मुझे कोऑपरेटिव की एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, मतलब मेरे से शब्द नहीं बन रहे, तो देखो मैंने क्या किया, एक लाइन लिखी, एरो लगाया, दूसरी लाइन लिखी, एरो लगाया, ये फीचर्स है। तो मैंने 5 अलग-अलग फीचर डाल दिए। भले ही उसने मुझसे कोऑपरेटिव पूछा था, पर मुझे सब इकट्ठा करना नहीं आ रहा, तो मैंने 5 अलग-अलग फीचर ऐसे डाल दिए। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे यार ये क्या है? इसका देख के आप बोलो, अरे यार ये क्या है यार? मजा सा आ गया। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन टेक्निक का। ठीक है? चलिए, अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं, वो बहुत कॉमन है, डिफरेंस बिटवीन। देखो अब तक आप 10वीं कक्षा तक जितने भी डिफरेंस लिख रहे थे ना, वो सारे डायरेक्ट लिख रहे हैं, पर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में डिफरेंस लिखते समय एक नई चीज आपको ऐड करनी है, वो है बेसिस। बेसिस सिंपल भाषा में है कि ये डिफरेंस किस बिना पे आप दे रहे हैं। जैसे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में मुझे डिफरेंस देना है, तो मेरा पहला बेसिस है कि देखो भाई मेंबरों के बीच में डिफरेंस है। दूसरा है डायरेक्टर के नंबर में डिफरेंस है। अब देख रहे हो ये लिखने से इसको लिखने की जो वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए। जैसे अगर मैं ये बेसिस नहीं लिखता तो मुझे लिखना पड़ता इन प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, ठीक है, और इन प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। ये सब हटा के मैंने क्या करा, नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2। तो आपको बेसिस डालना जरूरी है। जब तक बेसिस नहीं डालोगे आधा नंबर कटेगा 110%। बेसिस मुश्किल नहीं है, बस जो चीज आप बोल रहे हो उसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दीजिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? इजी। चलिए, लास्ट एंड फाइनल टेक्निक, प्रोसेस राइटिंग। आपके पास 2 प्रोसेस है, ले देखे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब भी प्रोसेस को लिखना आता है बच्चे उसमें गलती करते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। तो देखो, प्रोसेस में एक्सप्लेनेशन अगर आपको बनानी है तो बहुत आसान है, इसको यूज करो। किसको? इसको यूज करो, यानी पहले के मुकाबले दूसरे में यूज करो, दूसरे के मुकाबले तीसरे। जैसे रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी इंडेंट, ये अपना एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, तो मैंने इसकी शुरुआत ही लिखा है कि अगर परफॉर्मेंस इनवॉइस, ये जो यहां ये रहा, अगर ये हो गया तो अगला प्रोसेस ये है। क्योंकि प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में होता है, तो आपको यूज करना है। अगर पहला हो गया तो दूसरा ये है, अगर उसने शिपमेंट भेज दिया तो फिर उसको ये करना है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए कि आपको क्या करना है, यूज करना है प्रोसेस का। ठीक है, और आप स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करके आप लिख सकते हो कि भाई पहला, या ऐसा लिख सकते हो तो एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, क्योंकि सीक्वेंस तो फॉलो होगा ही। ठीक है, तो इन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करो, आपको बहुत सॉलिड नंबर आएंगे। ठीक है जी, तो अपने 2 स्टेप खत्म हो गए। तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर। देखिए वालको, तो अब मैं आपको समझाता हूं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आंसर का कैसा होना चाहिए जिससे आपको नंबर मिलेंगे। तो आपका आंसर 4 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये एक क्रीम आंसर है, मतलब इसमें नंबर नहीं काट सकता कोई। पहला जो टुकड़ा है वो होता है इंट्रो ऑफ आंसर, यानी कि आप एक भूमिका मानते हैं कि मैं किस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है, तो आपने बोला कि ये वाला प्रिंसिपल है, या ये चीज है, या वो चीज है। जैसे क्वेश्चन में होता है ना, केस स्टडी आपसे पूछी तो कौन सा यहाँ पर क्या कहते हैं टाइप ऑफ कंपनी है, तो आप लिखोगे टाइप ऑफ कंपनी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज करके, फिर आप लिखोगे ये वाली कंपनी है। ठीक है, मान लो जॉइंट स्टॉक कंपनी आंसर है, तो कोशिश करें जॉइंट ऐसे कैपिटल में लिख दे ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, अलग दिखे, एग्जामिनर को अंदर नहीं जाना पड़े, आपको नंबर मिल जाएगी। सेकंड होता है, अगर आपको फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं तो यहां पर आप एक डायग्राम या सीधी भाषा में बोले तो इन्फोग्राफी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। जो आपने चार्ट्स बनाए हैं फिर उनकी आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। एंड अगर आपको किसी कंक्लूजन पे आना है तो ये आपका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन 10 में से किसी एक आंसर में आता है, बाकी कंक्लूजन किसी में नहीं आएगा। ये 3 ही प्रकार होंगे जिसके अंदर आपका जवाब आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक आंसर जो ऐसा हो वो कैसा दिखता है। तो मैंने यहां पर एक केस स्टडी ली है, केस स्टडी को अपन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या चीज है। वैसे मैंने कल केस स्टडी की एक वीडियो डाला था कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। मैं यहां पर वो टेक्निक को इस्तेमाल करता हूं। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा यहां से शुरुआत करते हैं, नीचे से। ठीक है, ताकि हमें पता लगे क्या पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, explain the principle of insurance due to which insurance company is not liable for making the compensation of spoiled oranges। मुझे ये बताना है कि ऊपर वाले पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लग रहा है। तो आपको पूरी केस स्टडी में पहले ही समझ आ गया, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, तो आपके सामने 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ जाने चाहिए, इनमें से कोई एक आंसर है। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन 2 मोर प्रिंसिपल, जो यहां है एक वो और 2 और प्रिंसिपल यहां पर एक्सप्लेन करना है। ये सेम केस स्टडी है जो हमने वहां ली थी, पर इसका आंसर में कला है। देखो, बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज मेंटेन्ड अ फ्लीट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स
to ensure fast delivery of fruit and vegetable from Nagpur to other places of the country. बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और ऑरेंजेस वगैरह और बाकी सब चीजें क्या है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो देती है। ठीक है, कंसाइनमेंट वाज सेट टू द मोस्ट डायरेक्ट रूट, जो सामान उनका जाता है वो सबसे सीधे रास्ते से जाता है जिससे कम ट्रांजिट शॉप पड़े और मिनिमाइज हो जाए द टाइम इलेप्स एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, मतलब वो सबसे सीधा रूट देखते हैं ताकि कम समय में उनका सामान डिलीवर हो जाए। बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये देखो, उनके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर ठोकर लग गई, ठुकठुका गई गाड़ी, तो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूं एक्सीडेंट का फॉर ऑल इट्स व्हीकल के लिए है। ठीक है, व्हीकल के लिए है, समझ गए। अ ट्रक of the company carrying oranges from Nagpur to Varanasi met with an एक्सीडेंट हो गया, पर इन्होंने कहा पॉलिसी नहीं लगी। देखते हैं क्या है। There was no damage to the oranges, but the consignment had to be reloaded to a new truck, due to which time consumed in unloading and reloading, the oranges got spoiled. एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कोई हानि नहीं हुई, पर थोड़ा सा समय खराब हो गया और हमें एक नया ट्रक बुलाना पड़ा और उसमें सामान लोड करके हमने भेज दिया, जिससे थोड़ी देरी हो गई और ऑरेंजेस खराब हो गए। क्वेश्चन में पूछा है वो प्रिंसिपल बताइए जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारे ऑरेंज खराब हो गए, पैसे दो। तो कॉमन सेंस है, यहां पर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है जबकि ऑरेंज सड़ गए क्योंकि देरी हो गई। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल होगा वो आपका होगा कॉजा प्रोक्सिमा। ठीक है, कि भाई जो कॉज है उसी के लिए मिलेगा। एक्सीडेंट की वजह से अगर नुकसान होता तो हम झेल लेते, पर एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, देरी की वजह से है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल यहाँ है वो है कॉजा प्रोक्सिमा, और दो और प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक सटीक आंसर जो पूरे नंबर दिलाएगा, चाहे मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। ठीक है, 2 और 2 4, 6 नंबर का मान लेते हैं या 4 नंबर का मान लेते हैं, जो आप लेना चाहो उतने का मान लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं 1 2 3 एंड हियर इज द परफेक्ट आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर। ठीक है, पहले आप मैं साइड होता हूं, आप इसको देखो, फिर अपन बताते हैं कि परफेक्ट क्यों है। चले देखो, सबसे पहले हमारा इंट्रो मैंने यहां स्टार्टिंग में लिख दिया कि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा प्रिंसिपल यहां पर फॉलो नहीं हुआ, तो लिखा द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ड्यू टू व्हिच इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल फॉर मेकिंग कंपनसेशन ऑफ स्पॉइल्ड ऑरेंजेस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा। ये देखो, इसको आप चाहो तो ऐसे बोल्ड में कर दो, अलग से कॉजा प्रोक्सिमा अलग से ही चमक रहा है आप लोगों का। हाँ यार, ये अपनी वजह है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, इसके आंसर में ना ये यहां से लेंगे, ये पूरी लाइन मेरी नहीं है, ये इन्होंने पूछी थी। देख ली कहां गया, ये यहां से लेकर यहां तक की सेम लाइन मैंने उठाई है, वर्ड टू वर्ड, सेम वर्ड टू वर्ड उठाई है। ठीक है, बस हमने यहां लिख दिया कि भाई कॉजा प्रोक्सिमा इसका रीजन है, पहला खत्म हो गया। सेकंड, आपको वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और दो और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर हमने बनाया चार्ट, इन्फोग्राफी कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एक अपना, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। पहला दिया कॉजा प्रोक्सिमा एक्सप्लेनेशन, दूसरा ऑटमोस्ट गुड फेट और तीसरा अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप देख रहे हो तीनों आंसर्स में लेंथ सेम है, इसमें भी 3 लाइन दी है, इसमें भी 2-3 लाइन दी है, इसमें भी 2-3 लाइन दी है, तीनों में 2-3 लाइन के बीच का है। 4-6 वर्ड ऊपर नीचे हो जाए वो चल जाए, पर ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा एक थोड़ा छोटा है। ठीक है, साथ साथ में एक चेरी ऑन द केक मैंने अटकाया है, ये रहा। अब मुझे दिख गया है कॉजा प्रोक्सिमा में ना 1.5 लाइन ही मैं लिख पा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लिख पा रहा। तो मैंने अपने आंसर को बेहतर करने के लिए क्या करा, इन द अबव क्वेश्चन द ऑरेंजेस आर डैमेज ड्यू टू अनलोडिंग एंड रीलोडिंग एंड नॉट ड्यू टू एक्सीडेंट व्हिच इज नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, कॉजा प्रोक्सिमा को टेक दिया अपन ने पिछले वाले आंसर में कि देखो भैया हमारे क्वेश्चन में कॉजा प्रोक्सिमा लगा है क्योंकि ऑरेंजेस जो ना रीलोडिंग की वजह से हुए थे। आप इस लाइन को उठा के यहाँ पर भी लिख सकते हो, पर देखो यहाँ कितनी अच्छी तरीके से फिट हुई है, कॉजा प्रोक्सिमा की एक्सप्लेनेशन भी दी और इस लाइन को हमने हाईलाइट भी कर दिया एक डब्बा बना के। टीचर नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी दोनों अपन ने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको पता है अगर आपके आंसर शीट में अब तक सब कुछ सही जा रहा होगा ना, तो टीचर बस ये 2 चीज देखेगा और आपको पूरे नंबर दे सकता है, पूरे नंबर देने की हिम्मत रख सकता है अगर आपके अब तक के आंसर सही हैं तो। और इसको देख के तो वो हर दिल खोल के आपको नंबर दे देगा, समझ गए। तो अगर अपन माने तो 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका या 2 मार्क्स इसके मान सकते हैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और बचे हुए 3 नंबर आपके इसके हो गए इफ दिस क्वेश्चन कवर 6 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये है बिजनेस स्टडीज का ब्रेक थ्रू।
जितने बच्चे यहाँ तक आए हैं बालक को लाइक जरूर करना और वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। 7690041256 नंबर आपके पास है, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। सारे रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।